गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो यूजीसी नेट के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपसे मटेरियल कलेक्ट करने के लिए बोला था। उम्मीद है कि आपने वो मटेरियल कलेक्ट कर लिया होगा, राइट। 3 दिन के बाद मैंने क्लास को अपलोड करने के लिए बोला था, लेकिन इधर थोड़ा सा टाइम हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने अपनी प्रिपरेशन को बंद कर दिया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ के बाद ये फर्स्ट वीडियो मैं उस सीक्वेंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप दे दूँ। मैंने क्या बोला था कि यूजीसी नेट की हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, एंड इन प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, दैट इज़ पेपर नंबर 1। और पेपर नंबर 1 को हमें क्रैक कैसे करना है, इसके मैंने लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के सीक्वेंस आपको दे दिए थे, राइट, दिए थे। अब ये सारे सीक्वेंस जब मैंने आपको दिए थे तो आपसे ये भी बोला था कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आप कलेक्ट कहाँ से कर लोगे। मतलब ये सारे रिसोर्सेज आपको मिल कहाँ पर जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं परचेज करना है। और उसके लिए मैंने आपको टाइम दिया था, राइट। तो आपने कलेक्ट कर लिया होगा। अब उसी सीक्वेंस में जहाँ से आपने इसको कलेक्ट किया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तरीका क्या है क्लास को अटेंड करने का? पहला तरीका ये है कि अटेंटिव रहना है। दूसरा तरीका क्या है कि इन क्लासेस में आपको क्लास 1 2 आगे बढ़ना है। मतलब ये नहीं कि 1 के बाद आप सीधे 5 पर पहुंच गए ना। हर क्लास के बाद एक नंबर पड़ा हुआ है, उस नंबर को आपको बस फॉलो करना है। और वेबसाइट पर जाकर आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट था ये हम बाद में लेंगे, ये अभी हम इसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? पहले हम पेपर 1 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम फिर इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे। तो रिपीट कर रहा हूँ कि पहले आपको रिसोर्स कलेक्ट करने थे, और वो उसके लिए अगर जिन लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सबसे पहले इसके पहले वाले जिसमें नंबर 1 पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें नंबर 1 सीक्वेंस पढ़ा होगा, आप उस वाली क्लास में जाकर पहले रिसोर्स के कलेक्शन को देख लीजिए। उसके बाद फिर आप इस क्लास को कवर अप करिएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी पेपर 1 की रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक। सो दिस इज़ क्लास नंबर 2। अब क्लास नंबर 2 में मैंने जो लेवल 1 से लेकर लेवल 10 में से आपको अलग अलग सीक्वेंस बताए थे कि 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में। लेवल 1 5 कवर करेगा, लेवल 2 5 कवर करेगा, इसी तरह लेवल 10 तक 5 कवर होंगे, तो 10 × 5 कितने हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए, ओके। और 50 क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में जो यूजीसी नेट का होगा, ठीक है। अब यूजीसी नेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपके लिए दिक्कत करती है वो करती है रिसर्च। अब रिसर्च एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। 5 क्वेश्चन कवर करते हैं, ऑप्शन आपके पास है कि आप इस 5 क्वेश्चन को छोड़ दीजिए या आप इस 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, राइट। अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको इसको छोड़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो फिर आप इसको डेफिनेटली कवर करेंगे। तो जब हम लोग रिसर्च को पढ़ते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम इसको पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम इस वर्ड को नहीं जानते, ठीक। पहली बात तो देखो, नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा इसको हेक्टिक लेकर मत पढ़ना, कभी तैयारी नहीं होती। तैयारी हमेशा होती है सिर्फ एक ही तरीके से, और वो तरीका क्या है कि जब आप चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लेकर चलते हो तब तैयारी होती है, अदरवाइज ऐसे तैयारी नहीं होती। अब मैं इसको अगर मैं कवर करूँ तो क्या हो रहा है, री प्लस सर्च, यानी री को मैंने इधर लिखा और इसके बाद मैंने सर्च को इधर लिख दिया, तो दोबारा किसी चीज़ को सर्च करना इज कॉल्ड एज रीसर्च। पहला तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो। दूसरी चीज़, अब रिसर्च कैसे कर रहे हो? देखो, हर एक चीज़ क्या है ना कहीं से वो आपके पास आ चुकी है। अब आप उन चीज़ों को रीफ्रेम कर रहे हो और उसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च करना। मैंने आपसे बोला कि इंग्लिश पे डिक्शनरी आ गई, आपने कहा हाँ आ गई। क्या और कोई डिक्शनरी बन सकती है? पहला क्वेश्चन होता है यस, दूसरा क्वेश्चन होता है तो नो। तो जो लोग नो बोलेंगे उनके लिए तो रिसर्च है ही नहीं, वो लोग साइड में हट जाएं। जो लोग यस बोल रहे हैं उनके लिए रिसर्च है। आपने अगर किसी चीज़ को करने से पहले ही, चैलेंज लेने से पहले ही नो कर दिया तो रिसर्च नहीं है, राइट। अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो रिसर्च है। दूसरी बात, अब सीधे आते हैं कि रिसर्च के टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, कम से कम 12 टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज किस टॉपिक की बात कर रहा हूं? तो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा स्टेजेस इन रिसर्च। अब आप रिसर्च तो करना चाहते हो, ठीक है ना। तो जब आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप कैसे रिसर्च करोगे? तो पहले ये तो समझ लो, मीनिंग आपको क्लियर हो गया, रिसर्च। अब क्वेश्चन आए तो आप पहचान लीजिएगा कि इस रिसर्च को करना कैसे है। नेक्स्ट, स्टेजेस इन रिसर्च। अब आप कोई चीज़ खोजने जा रहे हो, कोई चीज़ इनोवेट करने जा रहे हो, तो आप उसको स्टेजेस में कन्वर्ट करोगे। तो पहली स्टेज क्या होती है?
लिखना स्टार्ट करो, मेरे साथ नोट्स बना लो या पॉज करके बना लेना, ज़्यादा सही है, बहुत लंबी क्लास नहीं खींचूंगा, जो एक्यूरेट है। देखो मेरी बात एक चीज़ समझ लो, मेरा एग्ज़ाम निकालने का तरीका क्या है कि मुझे सिर्फ उतना पढ़ना होता है जो एग्ज़ाम में आएगा, अननेसेसरी और फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता मैं, राइट। जितना आपको यहाँ समझ में आ रहा है उतना आप समझिए। लास्ट टाइम एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपको इंटरेक्टिव क्लासेस चाहिए तो ये तो रही वेबसाइट, यहाँ पर आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो फिर मैं आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ AMITSCHOOL amitSchool@gmail.com। आप जीमेल पर भी जा सकते हो, या मेरी जो वेबसाइट है अमित निरंजन अकेडमी, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो अमित निरंजन @amitniranjanacademy.com, किसी पर भी अमित निरंजन @amitniranjanacademy.com, राइट। तो आपको इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के शेड्यूल्स मिल जाएंगे और आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर दोगे तो मैं आपको अपनी लाइव क्लासेस बता दूंगा, अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरेक्टिव क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो पहली स्टेज क्या होती है, द फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज 1 में हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हम लोग करते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज ऑब्जर्वेशंस? किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना, इसको ऑब्जर्वेशन। आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तभी तो आप रिसर्च करना चाहते हो, बिना ऑब्जर्व करे आप रिसर्च कैसे कर दोगे? तो आपने सोचा कि मुझे रिसर्च करनी है कि ये जो कोविड-19 आया इसका ओरिजिन कहाँ से था, मतलब आपको जानना था कि ये जो कोविड-19 आया है ये आया कहाँ से, तो आपने ऑब्जर्व किया ना। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप पहले इस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, तो आप इस प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व करोगे, आप इसको जानोगे, इसको समझोगे, ये पहली स्टेज होती है, ठीक। ऑब्जर्वेशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1, 2, 3 एंड 4। ऑब्जर्व किया कैसे जाता है? ऑब्जर्व करने के ये जो 4 टाइप्स होते हैं ना, दिस आर कॉल्ड एज द 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, नोट करते जाना, 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, नंबर 1 ले रहा हूं कंप्लीट ऑब्जर्वर। एक स्टेज यहां पर आएगी कंप्लीट ऑब्जर्वर, या तो आप पूरी तरीके से ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हो, मतलब आप ही फाइंड कर रहे हो चीज़ों को, तो आप अपने आप को ये समझ लो कि नहीं, यू आर अ साइंटिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, और आप जाकर हर एक चीज़ ढूंढ रहे हो, हर एक चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, इसको कहते हैं कंप्लीट एक ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हो। दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट्स। ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट्स, ये दूसरी स्टेज है। अब आप पार्टिसिपेंट बनकर जा रहे हो, ठीक है। अब आपने सोचा कि नहीं, मैं ऑब्जर्वर तो हूँ लेकिन ऐसा पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड स्टेज। मतलब आप अपने आप को उस स्टेज पर रखोगे कि अगर आप वहाँ पर होते तो आप कैसा रिस्पॉन्स करते। तो जो लोग आपको रिस्पॉन्स दे रहे होंगे उनकी कंडीशन में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश करोगे, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। ऐसे समझ लो ना कि आप गए जहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, तो एक तो आप पूरा ऑब्जर्व कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, आप वहाँ पर बैठ गए, आपने वहाँ पर चीज़ों को फील करा, आपने वहाँ पर देखा कि अगर ये ओरिजिन हुआ था तो कैसे हुआ था, कौन कौन से इफेक्टेड एरियाज थे, तो आप ऐसा पार्टिसिपेंट फील कर रहे हो कि अगर आप होते तो आपके ऊपर क्या बीत रही होती। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। नंबर 3, पार्टिसिपेंट एज ऑब्जर्वर। अब आपने पार्टिसिपेंट्स को राइट दे दिया, वहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको राइट दे दिया कि आप एज अ ऑब्जर्वर बन जाओ और आप चीज़ों को फाइंड आउट करके मुझ तक लाओ, ये तीसरी। नंबर 4, अब यहाँ पर कंप्लीट ऑब्जर्वर था ना, अब आप हो गए कंप्लीट पार्टिसिपेंट्स। मतलब इस सिचुएशन में कहीं पर भी पार्टिसिपेंट्स, कहीं पर भी ये सिचुएशन नहीं आई कि आप ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहे हो, आप सिर्फ पार्टिसिपेंट हो और आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये वाली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड द कंप्लीट एक्सपीरियंस स्टेज। यहाँ आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ तो पार्टिसिपेंट आपको लाकर दे रहे हैं चीज़ें, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट, आप ऑब्जर्वर हो बट आप पार्टिसिपेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, और यहाँ पर आप कंप्लीट ऑब्जर्वर हो कि आप सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये 4 स्टेजेस हो गई बेटा ऑब्जर्व करने की, राइट। अब आ जाते हैं स्टेज नंबर 2 पर। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 क्या कहती है, इंटरेस्ट। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन बनता कैसे, वो आपको जानने की कोशिश करेगा कि
आप ऑब्जर्व करने गए हो, क्यों? ताकि आपको बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए हो सकता है आपको रिसर्च के लिए कुछ फंड आ रहा हो गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई एजेंसी आपको पैसा दे रही हो, कि आपका खुद का इंटरेस्ट है। तो केस स्टडी बनती ऐसे है जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, क्या मेरा इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है, तो आप इंटरेस्ट को लिख दोगे। तो इंटरेस्ट क्या होता है कि आपकी खुद की मर्जी उस काम को करने की, दैट इज कॉल्ड द सेकंड स्टेज। कभी भी आप नेट क्वालिफाई क्यों कर रहे हो? कॉलेज में पढ़ाने के लिए, एक अच्छी रिसर्च करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए एजुकेशन सेक्टर में। इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाना है तो बेटा कहीं और चले जाओ, ठीक है ना। परचून की दुकान भी खुलती है, उसमें ही पैसा आता है, समझ गए। लेकिन स्टेज 2 इंटरेस्ट की है, मतलब आप एज अ रिसर्चर हो तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। स्टेज 3 में आ जाते हैं। स्टेज 3 क्या कहती है? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये क्रिस्टल का मतलब एक सिंपल सी बात बता दूंगा, पूरा ढांचा खड़ा कर दिया आपने, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। अब आप एक मकान बनवाते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? मकान बनाने के लिए आपको एक इंजीनियर चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है ना। आपको मनी चाहिए होता है। तो जितनी भी आपको फंडिंग है, क्रिस्टल पूरा आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, राइट। तो इसमें आपको कवर अप पीडीएफ में मिल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन में कुछ चीज़ें होती हैं लाइक ऑब्जेक्टिव, रैशनल, स्कोप, मेथोडोलॉजी, लिमिटेशंस। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्रिस्टलाइजेशन में आ जाएंगी। मेथड क्या है, तरीका क्या है, मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो कैसे चीज़ों को आप फ्रेम कर रहे हो, ये क्रिस्टलाइजेशन में आ जाता है। स्टेज 3 पूछेगा एग्जाम में तो कर देना। स्टेज 4 में आ जाते हैं बेटा। स्टेज 4 क्या कहना है? बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन। और अब आप ना किसी ने पीएचडी भी करी हो ना, आप अगर उससे जाकर पूछ लो भैया एक हाइपोथेसिस की ज़रा सिंपल सी मीनिंग बता दो, तो वो 4 बार आपको देखेगा और फिर इतनी कंफ्यूजिंग वाली लैंग्वेज बता देगा कि आप हाइपोथेसिस की मीनिंग समझ ही नहीं पाओगे। तो हाइपोथेसिस का मतलब एक होता है कि एक गेस, मेरी बात समझना, एक वाइल्ड गेस मारना, ठीक है ना। एक वाइल्ड गेस मारना, बट अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं। एक वाइल्ड गेस तो होता है बट ऑन द बेसिस ऑफ बैक्ड बाय सम ऑब्जर्वेशंस। आपने गेस तो किया ये हो सकता है क्योंकि आपको लगा ये हो सकता है, और उसका बैकिंग, मतलब ये नहीं कि आपने कह दिया नहीं आसमान से अचानक कोई मेडिसिन गिरेगी और हम सब ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गया बिल्कुल एक हवा में बातें करना। दूसरा क्या होता है, आपने कहा नहीं साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मे बी मेडिसिन इस टाइम तक आ जाए, ये आपका गैस है। अब इस गैस के पीछे आप कुछ फैक्ट को बैकअप दोगे, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। बस एक गैस मानना जिसके पीछे कहीं ना कुछ फैक्ट्स लगे हों, वो हाइपोथेसिस। इससे सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? और सिंपल जाननी है तो मैंने कुछ डेफिनेशन और निकाली हैं। अ हाइपोथेसिस इज अ प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब समझ गए, एक अंदाज़ा लगाना, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक अंदाज़ा लगाने को हम लोग हाइपोथेसिस कह देते हैं, ठीक है ना। टू वेरिएबल, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो हाइपोथेसिस में दो बातें हो गई, एक हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, और एक हो गई इंडिपेंडेंट, ठीक है। दो बातें हमने कर ली हाइपोथेसिस में, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है, प्रिडिक्शन लगाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लाइक ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स लीड्स टू ओबेसिटी। मतलब अगर आप मीठा कोई भी जूस वूस ले रहे हो या आर्टिफिशियल शुगर आप ज़्यादा इनटेक कर रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे। तो मोटे क्यों हो जाओगे, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि आप ईट क्या कर रहे हो, मतलब ड्रिंक क्या कर रहे हो? शुगरी ड्रिंक्स। तो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स आप ईट कर रहे हो तो आपकी जो मोटापे होने की डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर मोटापा एक वैल्यू, वो ओबेसिटी एक वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड है? इंडिपेंडेंट वैल्यू शुगर ड्रिंक्स पर। तो ये एक हाइपोथेसिस हो गई जो रिलेशनशिप बताती है टू वेरिएबल्स में, कॉज एंड इफेक्ट वाला टाइप। तो ये भी हाइपोथेसिस आप बता सकते हो। एक और डेफिनेशन मैंने इसकी बहुत ही शानदार निकाली थी। हाइपोथेसिस एन आइडिया और एक्सप्लेनेशन दैट यू देन टेस्ट थ्रू स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये एक आइडिया होता है जिसको आप बाद में टेस्ट करते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि हाइपोथेसिस और क्या है, तो आप उसको ये भी बता सकते हो कि देखो एक आइडिया होता है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने कहा कि फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सक्सेस होंगी, तो ये आइडिया है। अब मैं इसको टेस्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। एक बात और है, हाइपोथेसिस समथिंग मोर देन अ वाइल्ड गेस बट लेस देन अ वेल एस्टैब्लिश्ड थ्योरी। वेल स्टैब्लिश थ्योरी होने से पहले और गेस के बाद की जो बीच की स्टेज होती है वो हाइपोथेसिस होती है। मैंने गेस तो मान लिया लेकिन अभी मैं उसको प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, फैक्ट है मेरे पास लेकिन अभी मैं उसको प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके पहले की प्रूव हो जाएगा तो वो तो रिसर्च कंप्लीट हो गई। तो रिसर्च कंप्लीट होने के जस्ट पहले वाली जो स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस।
आई थिंक इससे बेहतर ज़िंदगी में कभी हाइपोथेसिस नहीं समझ में आई होगी आपको, आप खुद सोच लो, राइट। तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट आपकी स्टेज 4 होगी बेटा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग अपनी स्टेज नंबर 5 पर, और स्टेज नंबर 5 आ जाती है हमारी प्राइमरी सिनॉप्सिस। प्राइमरी सिनॉप्सिस। अब ये देखो, सिनॉप्सिस, हाइपोथेसिस समझ गए, तो सिनॉप्सिस कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है। सिनॉप्सिस होती है सिर्फ आपने जो भी आप रिसर्च कर रहे हो ना, उसकी एक जस्ट एक आउटलाइन, राइट। मतलब आपने क्या किया ना, अरे जैसे मान लो पापा ने बोला कि बेटा जाओ ज़रा इस महीने का बजट बना के लाओ, तो आपने कहा पापा ठीक है, देखो एक पन्ने में गए और आपने ना सेक्शन डिवाइड करके, पापा इसमें इतना खर्च होगा, इसमें इतना खर्च होगा। बड़े हो गए हो, सीएस कर रहे थे या फाइनेंस की नॉलेज थी, तो पापा ने कहा चेक तो कर लें इसको है भी कि नहीं। तो आपने एक थोड़ा सा ना एक स्ट्रक्चर बनाकर दे दिया कि पापा ये देखो, इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। अब अप्रूवल नहीं होगा, अप्रूवल जब पापा इसमें थोड़ी एडिट कर देंगे ना, तब वो जाकर रिसर्च बन जाएगी कंप्लीट। तो ये हो गया स्टेज 5 जिसमें सिनॉप्सिस बनती है, ठीक है, स्ट्रक्चर बनता है। फिर अपने गाइड से बात करते हो, अपने सीनियर मोस्ट से, कि सर इसको ना ये बनाया है, तो वो आपको थोड़े से एडिटिंग्स बताता है। दिस इज कॉल्ड स्टेज 5। अब आ जाता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, स्टेज 6। स्टेज 6 में क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप बनाना चाहते हो इकोनॉमिक्स पर, इकोनॉमिक ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, आप हिस्ट्री पर कुछ काम करना चाहते हो, हिस्ट्री आपको ABCD तक नहीं आती, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, आपका गेस भी बेकार हो जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कोई बात नहीं, आप इस पर करना चाहते हो तो पहले पढ़ लो। तभी रिसर्च के लिए 4-5 साल का टाइम दिया जाता है, 1-2 साल पढ़ लो। जब पढ़ लो उसके बाद आकर फिर आगे के लिए काम करना है इस रिसर्च में। स्टेज 7 आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, देखो कोई भी चीज़ प्रूव कैसे होगी, जब डॉक्यूमेंट होंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गवर्नमेंट के जर्नल्स होंगे, कुछ गवर्नमेंट के पेपर्स होंगे जो उसने पब्लिश करे होंगे, कुछ बहुत अच्छी रिसर्च कंपनियों के पब्लिशिंग पेपर्स होंगे, कुछ मैगजीन्स होंगी, न्यूज़पेपर्स होंगे, किसी और ने पहले रिसर्च कर रखी होगी। ये सारे सारे मटेरियल कलेक्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। और स्टेज 8 में आ जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब हो जाता है बेटा कि आपने कहाँ से सोर्सेज लिए, मतलब बिब्लियोग्राफी इज बेसिकली अ सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके नेम होते हैं, द नेम ऑफ सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज खत्म। कितना बढ़िया था ना ये टॉपिक, मेरा तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब आप इसमें जितने भी बेसिस के क्वेश्चन थे, आपका काम है कि आप मेरी मेल आईडी पर, जो लोग सीरियसली पढ़ना चाहते हैं उनका काम है कि पहली बात तो ये है कि आप इस क्लास के लिए रेगुलर आप इसको सब्सक्राइब करिए, तभी मज़ा आएगा। देखो ये नहीं कि शौक के लिए पढ़ लिया तो मज़ा नहीं आता, लेकिन इंटरेस्ट के लिए पढ़ो। और अगर आप इंटरेक्टिव, मतलब आपका इससे भी पेट नहीं भरा है, आपको लग रहा है नहीं यार सर से फेस टू फेस डायरेक्टली डिस्कशन करने चाहिए, तो लाइव सेशंस हैं, वो आप लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, राइट। और उन सेशंस के थ्रू आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हो। उसके लिए मैंने दोनों चीज़ें आपको दे दी हैं, आप ईमेल मुझे कर दो, दोनों ईमेल में कर सकते हो, किसी एक में भी। वेबसाइट पर विजिट कर दो, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी इससे रिलेटेड, इसकी PDF आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर। और ये जो पूरा स्टेजेस थी, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब आपका काम ये है, सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो आपका काम ये है कि मुझे इससे रिलेटेड पिछले 3 साल के क्वेश्चंस को ढूंढो, उसका आंसर निकालो और मुझे सेंड करो कि स्टेजेस ऑफ रिसर्च में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। और आए थे लास्ट 4 एग्जामिनेशन बेस्ड थे UGC नेट के, जिसमें कम से कम 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टेजेस से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पिक करा। नेक्स्ट टॉपिक मैं पिक करने जा रहा हूँ रिसर्च पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। डिटेल हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस की और रिसर्च की लिमिटेशंस की और इसके तरीक़ों की, टाइप्स ऑफ रिसर्च की हम बात करेंगे, ठीक है ना। मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे, और इतने ही सिंपल तरीके से मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे इतना ही सिंपल आता है बताना, ना मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीखा, ना मुझे समझाना आता है, राइट। तो आपको हाइपोथेसिस क्लियर, सिनॉप्सिस क्लियर, डॉक्यूमेंटेशन, बिब्लियोग्राफी, स्टेजेस, 4 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सब क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, मैं भी हमेशा अवेलेबल, राइट। तो सारे के सारे आपके पास तरीके हैं मुझसे इंटरेक्ट करने के, तो आपका काम क्या है, बस पढ़ाई करिए। वो भी नहीं हो पा रही है तो छोड़ दीजिए। ओके चलो फिर मिलते हैं, स्टे सेफ, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास कब आएगी, जब आपकी ये प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब मैं तो 1-2 दिन में देता ही रहूँगा क्लासेस, लेकिन आप काम करो ना, तभी तो वर्क हो पाएगा प्रॉपर और रिजल्ट आएगा, ठीक। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।